हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फटाफट कर दो, 1 मिनट है तुम लोगों के पास, फटाफट कर दो। तो सिंपल क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच डब्ल्यू एटम्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक लैटिस, ओ एटम एट सेंटर ऑफ एजेस एंड एन एटम एट सेंटर ऑफ क्यूबिक। द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड टॉपिक से। तो हमारा डब्ल्यू एटम जो है, अगर हम इसके जेड की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे कॉर्नर पे लोकेटेड है हम, यानी कि सारे कॉर्नर यानी कि 8 कॉर्नर मानेंगे और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कहाँ, एज सेंटर्स पे लोकेटेड है, तो 12 एजेस होती हैं तो 12 ही एज सेंटर हो जाएंगे। इनटू हम हर किसी एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 लेते हुए, तो हमारा ऑक्सीजन का जेड 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जेड हमारा कितना आएगा, हमारा एक सोडियम एटम प्रेजेंट है और वो भी सेंटर ऑफ द क्यूब यानी कि बॉडी सेंटर पे। तो क्योंकि उस एक जो है हमारा बॉडी सेंटर एक ही होता है, तो सेंटर एक ही है क्यूब का, तो एक एटम होगा हमारा इनटू इसका जो शेयरिंग या इसका तुम बोलो शेयरिंग रूल बोलो, तो वो भी हमारा 1 ही होगा क्योंकि ये किसी और यूनिट सेल में शेयर नहीं होता है। बॉडी सेल विद इन द क्यूब होता है तो किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होता है, तो 1 × 1 ही हो जाएगा क्योंकि एक बॉडी सेंटर और उसका शेयरिंग किसी यूनिट सेल में नहीं हो रही है, इसलिए इंटू 1 कर दिया, तो हमारा 1 ही आ जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखेंगे एन ए 1 है, डब्ल्यू भी 1 है, ओ कितना है 3 है, NaWO3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन सिंपल था, पहला क्वेश्चन था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी करा। ठीक है, अब धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर दो। कर सकते हो तुम, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो चलो भाई देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि डेंसिटी हमें कैल्शियम फ्लोराइड की निकालनी नहीं है बल्कि डेंसिटी हमें कैल्शियम फ्लोराइड की दी हुई है और हमें एज लेंथ निकालनी है यूनिट सेल की। तो सिंपल है, अगर कैल्शियम फ्लोराइड की बात की हुई है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात की हुई है, तो इसमें हमें पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा फ्लोराइड स्ट्रक्चर है तो इसमें कैल्शियम हमारा FCC बना रहा होगा और FCC बना रहा होगा, तो इसका Z कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसी फ्लोराइड आयन जो होगा वो हमारा कहाँ किस में होगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा, तो इसका Z भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका Z हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि हम क्या बोल पाएंगे कि 4 Ca2+ आयन्स और 8 फ्लोराइड आयन्स मिलके हमारे क्या बना लेंगे, 4 CF2 यूनिट्स, यानी कि 4 CaF2 यूनिट्स बना लेंगे पर यूनिट सेल। तो CF2 के लिए Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे लिए CF2 के लिए Z की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। डेंसिटी की हमें बात पता है कि डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, तो डेंसिटी का अपना रिलेशन लगाते हुए कि डेंसिटी इक्वल टू Z आएगा। अब सबसे पहले Z हमारा अभी हमने निकाला 4 आ जाएगा, इनटू मोलर मास। मोलर मास
आप सिंपली निकाल सकते हो कैल्शियम का आप मोलर मास 40 ग्राम पर मोल और ईच फ्लोरीन का आप ईच एफ का आप डालते हुए 19, तो 19 इंटू 2 38 प्लस 40, इस तरीके से आप कर लोगे तो कैल्शियम का कितना 40 प्लस एफ का कितना होता है 19 होता है, और दो क्योंकि दो फ्लोरीन है तो इंटू 2 कर दिया, सिंपल इस तरीके से। तो Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो की वैल्यू आप 6.02 इंटू 10⁻23 ऑप्शंस क्योंकि दूर दूर है आप 6 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इंटू ए क्यूब, क्यूब रूट आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा के आप सॉल्व कर लोगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5.46 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें कि किस यूनिट में पुट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से यूनिट में आंसर आएगा। कन्वर्ट करेंगे तो आपका 546 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, मतलब NaCl स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, मतलब NaCl स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। कोऑर्डिनेशन नंबर ही हमसे पूछा गया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है कैटायन और एनायन का, तो हमें सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि अगर NaCl स्ट्रक्चर है तो जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है वो FCC लैटिस में है, ठीक है, FCC लैटिस में है, और सोडियम प्लस है, या फिर आपको इसको ऐसे लिख लो कि क्लोराइड आयन फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर FCC लैटिस बना रहा है, और जो सोडियम प्लस है वो हमारा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। तो अगर ऐसा है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 हो जाएगा, कि ईच सोडियम हमारा 6 क्लोराइड आयन से घिरा होगा और ईच क्लोराइड आयन हमारा 6 सोडियम प्लस से घिरा होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल बात है, बहुत बेसिक बात है, इसको हम स्ट्रक्चर बना के क्यूब बना के भी देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हो गया कि दोनों का ही कैटायन और एनायन का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो ऑब्वियसली 6 क्लोराइड आयन से घिरा होगा, तभी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, उसको स्क्वायर बाइपिरामिडल वॉइड भी बोलते हैं। सिमिलरली क्लोराइड आयन को भी आप देख सकते हो FCC लैटिस बना रहा है, तो वो 6 सोडियम प्लस से ही घिरा होगा, ठीक है। अगर आप इसको बना के देखोगे क्यूब पे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बढ़िया से सॉल्व कर दो। तो क्या आया आंसर, चलिए देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे कह रहा है कैटायन और एनायन का हमें बताना है, एक तो फ्लोराइड में एक CHCl में, ठीक है। तो दोनों में हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लोराइड में, CF2 में। तो CF2 में मैंने पहले भी जैसे कि अभी बताया ऊपर क्वेश्चन में कि जो हमारा कैल्शियम होता है, जो हमारा कैल्शियम होता है ये FCC लैटिस बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है, और जो हमारा फ्लोराइड आयन होता है ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है, ठीक है। तो अगर मैं फ्लोराइड आयन की बात करूं, तो फ्लोराइड आयन की बात करूं तो मेरे को अब क्या क्या निकालना है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसका, इसमें कैल्शियम का निकालना है 2+ का, और
साथ ही साथ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है फ्लोराइड आयन का। ये 2 का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब बताओ मुझे को टेट्राहेड्रल वॉइड है, ईच फ्लोराइड आयन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो वो कितने एटम से घिरा होगा, कितने कैल्शियम से घिरा होगा? ऑब्वियसली 4 कैल्शियम से घिरा होगा, तभी तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो अगर 4 कैल्शियम इसको सराउंड कर रहे होंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आयन जो है हमारा एफसीसी में है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो एफसीसी माने 2 टाइप के एटम, एक तो कॉर्नर वाले एटम हो सकते हैं, एक फेस सेंटर वाले एटम हो सकते हैं। दोनों से ही आप किसी को भी रेफरेंस मानते हुए अगर देखोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही आएगा। सपोज मैं कॉर्नर एटम को रेफरेंस मानता हूं। अब कोई भी कॉर्नर एटम को अगर रेफरेंस मानो तो वो एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड या कितने फ्लोराइड आयन को छू रहा होगा? ऑब्वियसली अगर एक कॉर्नर की बात करें तो वो एक यूनिट सेल में एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड को छू रहा होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड किस पे लाई करता है? बॉडी डायगोनल पे लाई करता है, ठीक है। बॉडी डायगोनल पे लाई करता है, तो बॉडी डायगोनल पे लाई करता है तो एक कॉर्नर एटम एक यूनिट सेल में एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड को छू रहा होगा। लेकिन ये कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन है? 8 यूनिट सेल में कॉमन है। तो सभी यूनिट सेल में, सभी 8 के 8 यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड को छू रहा होगा। तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को छू रहा होगा ये कॉर्नर एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका कितना हो गया? 8 हो गया, सिंपल। यानी कि कैटायन और एनायन का रेशियो पूछा है तो 8:4 हो जाएगा किसमें? फ्लोराइड में। अच्छा, ये तो बात करी फ्लोराइड की। अब दूसरी बात आती है हमारी CHCl की, CHCl स्ट्रक्चर की। CHCl स्ट्रक्चर में जो हमारा Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है, ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनाता है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनाता है। और जो CS प्लस है ये हमारा क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट होता है। क्यूबिक वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है, दोनों का ही भाई हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। हमें CS प्लस का भी चाहिए और हमें क्लोराइड आयन का भी चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें CS प्लस की बात करें तो CS प्लस क्यूबिक वॉइड में है, अच्छा। और Cl माइनस 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो जो हमारा क्यूबिक वॉइड में सीजियम प्लस है वो कितने कॉर्नर एटम को छू रहा होगा? ऑब्वियसली बीसीसी टाइप होता है ये, ठीक है। बीसीसी नहीं है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, लेकिन कुछ कुछ बीसीसी टाइप की आपको फीलिंग देता है। तो बीसीसी टाइप है तो सभी कॉर्नर एटम को जो हमारा बॉडी सेंटर वाला होगा वो तो छू रहा होगा। तो अगर CS प्लस एक यूनिट सेल में 8 के 8 कॉर्नर को छू रहा है और वो एक ही यूनिट सेल में कॉमन है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा, अब क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन यानी कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो किसी भी एक कॉर्नर को देख लें। तो अगर एक कॉर्नर को देखें तो एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर कितने एटम को छू रहा है? क्या कॉर्नर कॉर्नर को छू रहा है? नहीं, कॉर्नर कॉर्नर आपस में टच नहीं कर ले, लेकिन यह कॉर्नर और बॉडी सेंटर टच है। हाँ, कॉर्नर और बॉडी सेंटर यानी कि कॉर्नर और क्यूबिक वॉइड में टच कर रहे होंगे आपस में, यानी कि Cl माइनस एक Cl प्लस जो कि एक ही Cl प्लस प्रेजेंट है उसको छू रहा होगा। इसके अलावा एक यूनिट सेल में दूसरे Cl माइनस को भी नहीं छू रहा होगा और दूसरा CS प्लस तो है ही नहीं। तो एक यूनिट सेल में एक ही को टच कर रहा है जो कि CS प्लस है। और ऐसा ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल में कॉमन है? 8 यूनिट सेल में कॉमन है। तो सभी यूनिट सेल में एक एक CS प्लस को टच करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो आ जाएगा 8:8 और फ्लोराइड में आ जाएगा 8:4 कैटायन और एनायन का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इंटरस्टिशियल होल को हम, इंटरस्टिशियल होल मतलब वॉइड को हम टेट्राहेड्रल कब बोलेंगे? तो मैंने ये बात बताई भी है और ये बात आपको पता भी होगी कि द शेप ऑफ वॉइड इज गिवन बाय द
ज्वाइनिंग द एटम्स विच इज सराउंडिंग द वॉइड। ठीक है, मतलब जो भी एटम वॉइड को सराउंड कर रहे हैं, जब उनके हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो जो शेप निकल के आएगी उससे हम उसको बोल देंगे कि वो कौन सा वॉइड है। और टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है? जब एक ट्रायंगुलर वॉइड इज कवर्ड बाय एन एटम देन इट इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। जब एक ट्रायंगुलर वॉइड, जैसे कि ये तीन एटम थे, तीन एटम से मिलके ए के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा था, इसके ऊपर से जब हम एटम ले आए तो अब हमारा क्या बन गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हम सभी एटम के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, इस एटम के भी सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन बन जाएगा। ठीक है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बन जाएगा, यानी कि एक बेसिकली प्रिज्म बन जाएगा जिसके चार फेसेस होंगे। और ये बना कैसे कि एक तीन एटम आपस में जुड़े हुए थे, बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड था, ऊपर से एक हम एटम को ले आए। तो जब हम ऊपर से एक एटम को ले आएंगे तब हमारा एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बन जाएगा, जिस प्रिज्म बन जाएगा बेसिकली, जिसके चार फेसेस होंगे। और इसी को हम बोल देंगे, जो बीच में वॉइड होगा इसी को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोल देंगे। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इंटरस्टिशियल होल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय फोर स्फेयर्स। ऐसी कोई खास बात नहीं है, पार्टली सेम पार्टली डिफरेंट, नथिंग, ये भी कोई मतलब नहीं हो। इट इज फॉर्म बाय फोर स्फेयर्स द सेंटर्स ऑफ विच फॉर्म अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो मैंने जो पहली लाइन बोली थी काइंड ऑफ उससे ही समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगेन बेसिक क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म बाय सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्लोराइड आयन हमारा कहाँ होता है? दे फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि एफसीसी लैटिस में प्रेजेंट होता है। और सोडियम प्लस कहाँ प्रेजेंट होता है? सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। तो हमसे पूछा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स खाली पड़ी होंगी, यानी कि वेकेंट होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे नियरेस्ट नेबर का नंबर पूछा है अराउंड ईच पार्टिकल एफसीसी में। कईयों को ये याद होता है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कईयों को याद होता है कि सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नंबर होते हैं 6 और बॉडी सेंटर्ड बीसीसी में होते हैं 8 नियरेस्ट नेबर का नंबर, और एफसीसी में होते हैं 12। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार समझा देता हूँ। ये थोड़ी सी अच्छी बात है, समझने वाली बात है, भी इतनी आसान चीज़ नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। तो एफसीसी में दो तरीके के पार्टिकल हैं, एक कॉर्नर वाले और एक दूसरे फेस सेंटर वाले। पहले मैं मानता हूँ, सपोज कॉर्नर को रेफरेंस लेता हूँ मैं। ठीक है, किसी भी कॉर्नर एटम को अगर मैंने रेफरेंस ले लिया, सपोज इसको मैंने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको रेफरेंस ले लिया तो अब ये बताओ कि ये अपनी यूनिट सेल में कितने फेस सेंटर को टच करेगा? क्या एक बैक के फेस सेंटर को टच करेगा? करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ठीक है, तो क्या इसने अपने बैक के फेस सेंटर को टच करा? बिल्कुल करा। ठीक है, क्या इसके बराबर में भी एक यूनिट सेल होगी? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या इसके बराबर में भी एक यूनिट सेल होगी? बिल्कुल होगी। हमें तो ऐसे ही मानना है कि कमरे के बराबर में कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, नीचे कमरा, आगे कमरा, पीछे कमरा, सब तरफ कमरे हैं, यानी कि यूनिट सेल है। तो क्या इसके बराबर में भी यूनिट सेल होगी? उसके भी क्या बैक के फेस सेंटर को टच करेगा? ध्यान से सुनना।
करेगा, बिल्कुल करेगा, उसके भी बैक के फेस सेंटर को टच। क्या इन दोनों के ऊपर भी 2 यूनिट सेल होंगी? क्या उन दोनों के भी बैक के फेस सेंटर को टच करेगा? ऑब्वियसली उन दोनों के बैक के फेस सेंटर को भी टच करेगा। ये बात भी समझ में आई। तो 4 इस प्लेन में हमारे हो गए। हमारा इसकी ओरिजिनल यूनिट सेल की हमारी बैक के फेस सेंटर को टच किया, इसके बराबर वाले यूनिट सेल के भी बैक के फेस सेंटर को टच किया, इन दोनों के ऊपर 2 यूनिट सेल हुई, उनके भी बैक के फेस सेंटर को टच करेगा। ठीक है। अच्छा, अब वापस आओ इसी यूनिट सेल में, देखो और कौन से फेस सेंटर को टच कर रहा है। क्या टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा? जी हाँ, बिल्कुल टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा, क्यों नहीं करेगा, कौन मना कर रहा है, करेगा टॉप के फेस सेंटर को टच। तो क्या इसके बराबर में भी एक यूनिट सेल होगी? बिल्कुल होगी। क्या उसके भी टॉप को फेस सेंटर को टच करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, क्या इन दोनों यूनिट सेल के आगे भी 2 यूनिट सेल होगी? हाँ, बिल्कुल होंगी। क्या उनके भी टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा? उनके भी टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा। तो यानी कि जिस ओरिजिनल यूनिट सेल का एक कॉर्नर था उसके टॉप के फेस सेंटर को टच करा, इसके राइट में एक यूनिट सेल होगी उसके टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा, इन दोनों यूनिट सेल के आगे 2 यूनिट सेल होंगी उन दोनों के भी टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा। तो 4 4 हो गए हमारे। ठीक, 8 हो गए अभी तक टोटल। और बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, इसी कॉर्नर पे आओ, इसी यूनिट सेल में देखो और कौन से फेस सेंटर को टच करेगा। क्या राइट वाले फेस सेंटर को टच करेगा? भाई एक कॉर्नर 3 फेसेस में कॉमन है तो तीनों के फेस सेंटर को तो टच करेगा ही। तो क्या राइट वाले के फेस सेंटर को टच करेगा? बिल्कुल करेगा, राइट वाले के फेस सेंटर को टच। क्या इसके ऊपर, इसके एग्जैक्टली ऊपर, इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल होगी, क्या उसके भी राइट वाले के फेस सेंटर को टच करेगा? बिल्कुल करेगा, उसके भी राइट वाले के फेस सेंटर को टच करेगा, उसके भी राइट वाले के फेस सेंटर को टच करने वाला है ये। अच्छा, अगर उसके भी राइट वाले फेस सेंटर को टच करेगा, इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी, तो मुझे ये बताओ क्या इन दोनों यूनिट सेल के आगे भी 2 यूनिट सेल होंगी? इसके ऊपर एक यूनिट सेल और इन दोनों यानी कि ये वाली और इसके ऊपर वाली के 2 आगे भी यूनिट सेल होगी, क्या उनके भी राइट के फेस सेंटर को टच करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये हमारी बात हो गई भाई, ध्यान से समझो। तो 4 हमारे इस प्लेन में हो गए ऑरेंज वाले, 4 हमारे ग्रीन वाले प्लेन में हो गए, 4 हमारे ये पीच या पिंक वाले प्लेन में हो गए। ठीक है, पीच कलर प्लेन में हो गए बेसिकली। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितने हो गए? 12 हो गए हमने जब कॉर्नर को रेफरेंस माना। अब एक बार क्या हम उसको भी रेफरेंस मान लें, फेस सेंटर वाले को? बिल्कुल मान लेते हैं, फेस सेंटर वाले को भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम ही आना है, हमें तो बात बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैं ये वाला फेस सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला फेस सेंटर ले लेता हूँ। मुझे बताओ कि अपनी यूनिट सेल में ये कितने को टच करेगा? अपनी यूनिट सेल में कितने को टच करेगा पहले तो ये देखें। कितने कॉर्नर को टच करेगा? क्या फेस सेंटर है तो क्या सभी कॉर्नर जो भी इस फेस के होंगे उसको टच करेगा? करेगा। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। तो अपने फेस के सभी कॉर्नर को ये फेस सेंटर वाला टच करने वाला है। तो 4 तो यही हो गए। ठीक बात भाई। अब इसके अलावा क्या ये और किसी फेस सेंटर को टच कर सकता है? और किसी कॉर्नर को तो नहीं करेगा भाई। और किसी कॉर्नर ना, ये कॉर्नर देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कोई भी कॉर्नर देख लो, इन 4 कॉर्नर के अलावा किसी कॉर्नर को टच नहीं करेगा। फेस सेंटर की बात करो तो क्या ये
अपोजिट वाले फेस सेंटर, यानी कि अगर ये लेफ्ट वाला हमने फेस सेंटर माना तो क्या राइट वाले फेस सेंटर को टच करेगा? नहीं, अपोजिट फेस सेंटर को नहीं टच करेगा। इसके अलावा जितने भी फेस सेंटर होंगे सबको टच करेगा। ये टॉप के फेस सेंटर को भी टच करेगा, ये बैक के फेस सेंटर को भी टच करेगा, ये फ्रंट के फेस सेंटर को भी टच करेगा, और ये बॉटम के फेस सेंटर को भी टच करेगा। ये सभी फेस सेंटर को टच करेगा एक्सेप्ट इसके इमीडिएट अपोजिट वाला जो फेस सेंटर होगा। अपने यूनिट सेल में इन 4 फेस सेंटर को ये टच करेगा। चाहो तो इसे तुम ज्वाइन करके एक बना भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 4 तो इस कॉर्नर को टच करा जिस फेस का ये पार्ट था, और 4 एक टॉप के फेस सेंटर को करा, बैक के फेस सेंटर को करा, फ्रंट के फेस सेंटर को करा और बॉटम के फेस सेंटर को करा, बस अपोजिट वाले को नहीं करा। इसी तरीके से इसके बराबर में भी एक फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन होती है, तो इसके बराबर में भी एक यूनिट सेल होगी। उस यूनिट सेल में 4 कॉर्नर तो कॉमन ही होंगे, लेकिन उसके भी टॉप के फेस सेंटर को टच करेगा, बॉटम के फेस सेंटर को टच करेगा, फ्रंट के फेस सेंटर को टच करेगा और बैक के फेस सेंटर को टच करेगा। लेकिन उससे जो अपोजिट फेस सेंटर होगा इस वाले फेस सेंटर के, अगर ये लेफ्ट वाला है तो अगर ये लेफ्ट है तो जब एक और यूनिट सेल आएगी बराबर में तो राइट वाला बन जाएगा। तो जो इसके अपोजिट इस तरफ जो फेस सेंटर होगा उसको टच नहीं करेगा, इसके अलावा सभी फेस सेंटर को टच करेगा। तो 4 इधर भी हो जाएंगे। तो जब 4 इधर हो जाएंगे तो 4 ये हैं और 4 ये, तो कॉर्नर वाले तो कॉमन होंगे, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, अगेन आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो नियरेस्ट नेबर अराउंड ईच पार्टिकल एफसीसी कहने को आसान है, लेकिन विजुअलाइजेशन में आपको एक अच्छे से विजुअलाइज करना आना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे। नहीं तो याद करने के लिए तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर दो फटाफट। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ एनाइंस ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और कैटायन सी ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन इट, देन द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें पता है एनाइन ए है। अच्छा, एनाइन ए है, ये किस में? HCP में है, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है, तो इसका Z कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हो जाएगी 12, ठीक है। अब कैटायन C है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो इसका Z कितना हो जाएगा? 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने हमारे? हैं 6 हैं, ठीक है। तो इसका Z कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा? C6A4 आ जाएगा। C6A4 कोई ऑप्शन है? नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फिर, तो C3A2 आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो सिंपल क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था, बेसिक था, हो गया। अगले पे बढ़ते हैं, कर दो फटाफट। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अ सॉलिड इज फॉर्म्ड एंड इट हैज 3 टाइप ऑफ एटम XYZ। एक्स एफसीसी लैटिस बना रहा है, वाई आपका सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में है, जेड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ठीक है, अगर आपका एक्स आपका एफसीसी लैटिस बना रहा है तो इसके लिए आपकी जेड की वैल्यू हो गई 4, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए आपके 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए 4। तो आपको वाई क्या बोला है उसने? वाई बोला है कि इट इज इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई? आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो 8, और उनका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही है, क्योंकि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो विद इन द बॉडी होते हैं। तो आपका इसके लिए z की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई।
इसी तरीके से अगर Z की बात करें तो Z आपके कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा Z निकालेंगे तो क्या, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने हमारे, 4 है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, Z का 2 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो फॉर्मूला निकाल के, तो x कितना आ गया, x 4 आ गया, y 8 आ गया, z 2 आ गया। आपसे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो x 2 आएगा, y 4 आएगा और z 1 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है x 2 y 4 z, ऑब्वियसली है हमारा ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि LiAg एक क्रिस्टल है, क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, दोनों लिथियम और सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो हमसे क्रिस्टल क्लास पूछ रहा है, तो ये CaCl टाइप का क्रिस्टल हमारा हो सकता है, जिसमें हमारा क्लोराइड आयन जो है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है, इट फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस, और जो हमारा सीजियम प्लस है वो क्यूबिक वॉइड में लोकेटेड होता है। तो दोनों का ही जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो हमारा 8 आता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में रेशियो भी निकाला था, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है कि क्लोराइड आयन 8 यूनिट सेल में कॉमन है और ईच यूनिट सेल में एक CS प्लस को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और CS प्लस एक ही यूनिट सेल में कॉमन होता है और 8 Cl माइनस को टच कर रहा है एक यूनिट सेल में, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ये कुछ BCC टाइप हो जाता है, लेकिन हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस नहीं बोलेंगे इसे, हम इसे, क्योंकि क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा है इसलिए इसे हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है बहुत सालों पहले, और जेई मेंस में भी एक आ सकता है, रिसेंट ईयर में हो सकता है, फ्यूचर ईयर में आ जाए किसी ईयर में। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आने का ट्रेंड थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है XY क्रिस्टलाइज कर रहा है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, एज लेंथ दी हुई है हमें, रेडियस एनायन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन हमसे पूछा है। तो अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो ऑब्वियसली हमारा जो एनायन होगा, यानी कि वही CaCl टाइप ही, तो एनायन जो होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा, और जो कैटायन होगा वो कहाँ लोकेटेड होगा, वो क्यूबिक वॉइड में लोकेटेड होगा, तभी तो हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। ठीक है, यानी कि वही CaCl टाइप, CaCl टाइप। ठीक है, तो CaCl टाइप के लिए हमें एक बात ऑलवेज हमें पता होती है कि जो चीज़ हमारी होती है कि जो हमारा बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है, कि बॉडी डायगोनल पे हमारी कैटायन और एनायन की टचिंग होती है, यानी कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, √3 है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर ये बात हमें पता, और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ऑलवेज वैलिड होती है, ये वाली चीज़ आपको पहले लगानी है, जो चीज़ ऑलवेज वैलिड होती है, जो चीज़ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन में मैंने डील करी थी उसमें मैंने ये बात बताई भी थी। ठीक है, तो √3 इंटू 480 इक्वल टू ट्वाइस, आगे आ जाएगा R प्लस जो कि तुम्हें निकालना है, प्लस R माइनस जो कि 225 पिकोमीटर दिया है। यहाँ से आप रेडियस ऑफ कैटायन सॉल्व कर लेंगे, आपका 190.68 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इस क्वेश्चन में, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कर दो इसे फटाफट। तो मास ऑफ यूनिट सेल ऑफ
CaCl कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्लोराइड आयन आपका सिंपल क्यूबिक में है, तो अगर मैं Z निकाल लूँ क्लोराइड आयन का और सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा है तो Z इसका 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं Z सीजियम प्लस का निकालूँ तो क्योंकि सीजियम प्लस क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट है तो इसका जो कि बॉडी सेंटर पे लोकेटेड होता है क्यूबिक वॉइड, तो इसका भी Z हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि एक CS प्लस प्रेजेंट है, एक Cl माइनस प्रेजेंट है। अगर मैं CaCl की बात करूँ तो एक CaCl प्रेजेंट है, एक CaCl यूनिट पर यूनिट सेल प्रेजेंट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ए अगर हमें करनी है, रेडियस उसका दिया हुआ है आर है, तो रेडियस एटम बी का कितना होना चाहिए जिससे वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडियस रेशियो की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब तक कुछ नहीं बोला जाए हम परफेक्ट वॉइड मानेंगे कि परफेक्ट वॉइड बन रहा है, और परफेक्ट वॉइड के लिए हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो लेंगे। तो रेडियस रेशियो अगर मैं उसको x बोल दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं x, चलो x भी छोड़ो, तो अगर मैं बोलूं कि अगर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है उसका टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.225, यानी कि रेडियस ऑफ जो वॉइड है दैट वुड बी 0.225 times radius of lattice। परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए है। अब रेडियस वॉइड में कौन है, बी जाएगा, तो रेडियस ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, 0.225 टाइम्स रेडियस लैटिस कौन बना रहा है, यानी कि पैकिंग कौन कर रहा है, वो है एटम्स ए, और उसका रेडियस हमें कितना दिया है, आर ए दिया हुआ है। तो 0.225 टाइम्स आर ए हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सिंपल क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था, फिर से हो गया है सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर दो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज्ड पैक्ड सीट्स ऑफ इक्वल साइज पेयर डोंट जनरेट क्लोज पैक्ड लैटिस। मैं एक नोट करके बहुत ही फेमस बात लिखवाता हूँ, और इसके ऊपर क्वेश्चन नियर फ्यूचर में पूछा भी जाएगा, और एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने लिखवाया उसी तरीके से पूछा जाने वाला। तो क्या है कि फॉर क्लोज पैकिंग, ये नोट बहुत पहले से मैं लिखवा रहा हूँ, फॉर क्लोज पैकिंग successive layers should not be similar। For close packing successive layer should not be similar। तो अगर आप देखो कि, और एक और बात ध्यान रखना ऑल्सो, चलो एक और बात लिख लेते हैं, एक बोनस पॉइंट चलो लिखवा देता हूँ, एंड ऑल्सो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब क्या बात है कि क्लोज पैकिंग के लिए सक्सेसिव लेयर सिमिलर नहीं होनी चाहिए, मतलब डिसिमिलर। अगर हमें इसमें से बताना है कि किस में क्लोज पैकिंग नहीं है, तो जिसमें भी सक्सेसिव लेयर सिमिलर हो जाए उसमें क्लोज पैकिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लोज पैकिंग के लिए आपको सक्सेसिव लेयर अलग अलग चाहिए, मतलब कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ए साथ में नहीं आने चाहिए कहीं भी। यहाँ पे ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, फिर बी सी, कोई भी एक सक्सेसिव लेयर साथ में नहीं आ रही। ए बी, बी के बाद ए, देन ए के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, ए के फिर भी ए आ गया, फिर सी आ गए,
इसमें भी नहीं। सी में देखो तो आपका ए के बाद बी आ गया, ठीक है, लेकिन फिर बी के बाद बी आ गया, सक्सेसिव लेयर साथ में आ गई, फिर दो लगातार ए आ गए एक बार, सक्सेसिव लेयर फिर साथ आ गई, फिर दो लगातार बी आ गए, सक्सेसिव लेयर फिर साथ आ गई। इसमें देखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ए बी सी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसिव लेयर इसमें भी सिमिलर नहीं है। तो सक्सेसिव लेयर हमारी सिमिलर एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन सी, तो और उसी में क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि ऐसा क्यों है कि सक्सेसिव लेयर क्यों अलग अलग होनी चाहिए क्लोज पैकिंग के लिए, तो अगर मैं बताऊं तो ये हमारा ए टाइप का सपोज है क्रिस्टल, ठीक है, 2D अरेंजमेंट में अगर बात करूं, और ये हमारा ए बी टाइप का हो गया, ए बी टाइप का हो गया, ठीक है। तो जब ए टाइप का एक ही टाइप का है, यानी कि एटम के ऊपर एटम आएगा और वॉइड के ऊपर वॉइड आएगा, तो वॉइड की जगह अभी भी खाली ही है। लेकिन जब आप ए बी टाइप का करोगे तो आपको एटम के ऊपर एटम ना आके वॉइड के ऊपर एटम आएगा। तो जब वॉइड के ऊपर एटम आएगा तो वॉइड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉइड और बड़ा हो गया, यहाँ पे वॉइड छोटा हो गया। तो वॉइड क्योंकि छोटा हो गया, ऐसे आप पूरे जब क्रिस्टल में आप रिपीट करते जाओगे ए बी ए बी ए बी, तो वॉइड के ऊपर लगातार एटम आते जाएंगे, एटम आते जाएंगे, और यहाँ एटम के ऊपर एटम यानी कि वॉइड के ऊपर एक तरीके से वॉइड आते जाएंगे, तो वॉइड के ऊपर वॉइड के ऊपर वॉइड, तो यहाँ पे वॉइड बड़ा हो जाएगा, पैकिंग क्लोज नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वॉइड के ऊपर एटम आते जाएंगे तो पैकिंग क्लोज इनफ हो जाएगी, सिंपल। तो सक्सेसिव लेयर अगर सिमिलर है तो क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, ये बात को एज अ फैक्ट ध्यान रखें। आपके फंडामेंटल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस लेवल पे सब डील हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड ए बी हैज ZnS टाइप स्ट्रक्चर, रेडियस ऑफ ए प्लस हमें दिया है, देन आइडियल रेडियस ऑफ बी माइनस, आइडियल बात करी है हमसे, ठीक है, आइडियल मतलब परफेक्ट वाली चीज। तो हम क्या करेंगे, हमारा ZnS में हमें पता है कि सल्फाइड आयन FCC में होते हैं और Zn प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। तो हमें आइडियल रेडियस की बात करी है तो हम परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड कंसिडर करेंगे। तो फॉर परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों, क्योंकि जो हमारा Zn2 प्लस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, ऑल्टरनेट में होते हैं पर होते टेट्राहेड्रल में ही। तो रेडियस रेशियो, आइडियल रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए 0.225 आएगा, ठीक। तो हमें कैटायन का रेडियस पता है, एनायन का रेडियस हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 0.225। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका 100 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हो गया। आपको आइडियल दिया हो, परफेक्ट दिया हो, लिमिटिंग दिया हो, तब आपको परफेक्ट रेशियो या लिमिटिंग रेडियस रेशियो लगाना होता है, सिंपल सी चीज। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर दो। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि NH4Cl क्रिस्टलाइज कर रहा है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, एज लेंथ हमें दी हुई है, हमसे डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस पूछ रहा है लैटिस में। तो सिंपल क्यूबिक है तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयन हमारा कहाँ होगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा होगा, और NH4 प्लस हमारा क्यूबिक वॉइड में होगा, क्यूबिक वॉइड में होगा। तो ऑब्वियसली हमारे सिंपल क्यूबिक के लिए एक बात वैलिड है, CaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए कि √3 है जो बॉडी डायगोनल है, वहां पे आयंस की टचिंग हो रही होगी, अपोजिट आयंस की टचिंग हो रही होगी, यानी कि ट्वाइस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, बॉडी डायगोनल पे ऐसा ही हो रहा होगा। और कैटायन और एनायन के बीच की दूरी होगी कितनी, कैटायन और एनायन के बीच की दूरी होगी कितनी, सपोज ये कैटायन है ये एनायन है, अगर दोनों टच कर रहे हैं
तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, जो उन दोनों का रेडियस का सम है, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, वही उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। यानी कि यही तो है एक तरीके से इनके बीच की दूरी, तो यही हमें निकालनी है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बीच में तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो जो दोनों का रेडियस का सम है वो ही इन दोनों के बीच की दूरी है कैटायन और एनायन की। और बॉडी डायगोनल पे कैटायन और एनायन आपस में टच करते हैं क्योंकि ये CaCl टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये चीज ऑलवेज होती है, इसमें आपको आइडियल लैटिस या डिस्टॉर्टेड लैटिस का भी नहीं ध्यान रखना। ठीक, तो बेसिकली ये चीज हमें निकालनी है, तो इसको मैं सपोज x बोल देता हूं। ठीक है, तो √3 आपको a दिया हुआ है 387 पिकोमीटर, ट्वाइस ऑफ x। तो यहाँ से जब आप x सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दोगे तो 335.1 पिकोमीटर आपका आ जाएगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है, आपका आंसर और जल्दी आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका ए ही आएगा। चलिए, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायमंड है हमारे पास, उसमें कार्बन एटम FCC लैटिस पॉइंट्स पे भी है, साथ ही साथ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ कार्बन एटम हमसे पूछा है। तो हमें पता है डायमंड का स्ट्रक्चर काफी हद तक ZnS की तरह होता है। ठीक है, ZnS की तरह होता है, FCC लैटिस पॉइंट्स पे भी होता है और साथ साथ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी होता है। लेकिन एक चीज जो अलग रहती है वो ये है कि यहाँ पे लैटिस हमेशा डिस्टॉर्टेड ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक बार FCC बन गया और उसके बाद आप वॉइड्स में भी सेम साइज का एटम भेजोगे, क्योंकि डायमंड में तो सभी कार्बन कार्बन एटम है, तो अगर आप सेम साइज का एटम आप वॉइड में डालना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपका लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां Zn2+ डाल रहे हो, Zn2+ सल्फाइड आयन बना रहा है FCC, और उससे उससे टेट्राहेड्रल वॉइड बने और उस टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ आप डाल रहे हो, तो इट डिपेंड करेगा कि रेडियस रेशियो क्या है। तो क्योंकि Zn2+ सल्फाइड आयन से छोटा है तो वहां पे डिस्टॉर्ट कर भी सकता है लैटिस और डिस्टॉर्ट नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की रेडियस रेशियो क्या है। ठीक है, आइडियल कंडीशन में तो डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, परफेक्ट हम टेट्राहेड्रल वॉइड मानेंगे, लेकिन डायमंड के केस में हमेशा डिस्टॉर्टेड लैटिस ही बनेगा, क्योंकि सेम टाइप का पार्टिकल ही लैटिस बना रहा है और उसी साइज को आप वॉइड में घुसाना चाह रहे हो, तो वो डिस्टॉर्ट तो हो गई। तो हमेशा डिस्टॉर्ट लैटिस बनेगा। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये जरूर एक डिस्टॉर्टेड लैटिस होगा, डिस्टॉर्टेड लैटिस होगा। और हालांकि ये FCC है, पर जो रेडियस ऑफ कार्बन होगा ये a/2√2 के बराबर कभी भी नहीं होने वाला, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। लेकिन किसके बराबर होगा? हमें ZnS में पता है कि ZnS में जो हमारा सल्फाइड आयन जो कॉर्नर है और जो Zn2+ जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, जिसकी कॉर्नर से दूरी अलोंग द बॉडी डायगोनल 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल होती है, यानी कि √3a/4 होती है, यानी कि कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी √3a/4 होती है। यानी कि ये किसके बराबर होती है? कॉर्नर पे हमारा कौन प्रेजेंट है? हमारा सल्फाइड आयन प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल बॉन्ड में Zn2+ प्रेजेंट है, और अलोंग द बॉडी डायगोनल ये आपस में टच करते हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगी, यानी कि रेडियस ऑफ Zn2+ प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन। कॉर्नर और टेट्राहेड्रोइड के बीच की दूरी 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल होती है, तो ये हो गया। तो लेकिन ये तो ZnS की बात करी, लेकिन हमारा जब डायमंड है तो डायमंड में तो दोनों ही जगह कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कार्बन आएगा, यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कार्बन आ जाएगा, तो ये इक्वेट करके ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो डायमंड के केस में ये वाला रिलेशन लगता है, यानी कि जो ZnS में ऑलवेज वाला था,
जब आइडियल लैटिस हो चाहे डिस्टॉर्टेड लैटिस हो वो ही रिलेशन है, बस उसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है कि Zn2+ की जगह भी हमें रेडियस ऑफ कार्बन लेना है और सल्फाइड आयन की जगह भी हमें रेडियस ऑफ कार्बन लेना है, जो कि सिंपल बात है, ऑब्वियस बात है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो क्या हो जाएगा √3/8 इंटू ए, और ए कितना है 356 पिकोमीटर। तो यहाँ से हम जब रेडियस ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 77.07 पिकोमीटर, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करने के लिए हमारे कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस के होने चाहिए, और वो क्या करते हैं बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर हो जाए, एक वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होता है कि या तो कैटायन बाहर चले जाता है, एनायन बाहर चले जाता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर कैटायन बाहर जाता है तो इक्वल नंबर ऑफ एनायंस बाहर चले जाते हैं, या अगर एनायन बाहर गया होगा तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस बाहर चले जाएंगे। लेकिन एक बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, और कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस के होने चाहिए। तो जनरली NaCl क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल, CSCl क्रिस्टल, AgBr क्रिस्टल ये जनरली शो करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में देखो CSCl क्रिस्टल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन था, मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन था, इसके आपको ये तो याद ही, एग्जाम्पल्स तो डिफेक्ट से आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर मेटल क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC लैटिस में, एज लेंथ हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट एटम हमसे पूछा है दैट कैन फिट इनटू वॉइड्स ऑफ कॉपर लैटिस विदाउट डिस्टर्बिंग इट। विदाउट डिस्टर्बिंग इट की बात कर रहा है, मतलब आइडियल लैटिस की बात कर रहा है। ठीक बात भाई, ये बात भी अपने को समझ में आई। ठीक, तो अगर हम यहाँ से निकालें कि कॉपर क्या है, रेडियस ऑफ कॉपर क्या है, कॉपर FCC में है, FCC लैटिस में, और अगर हमसे कह रहा है कि विदाउट डिस्टर्बिंग अगर हमें करना है वॉइड में फिट लार्जेस्ट एटम, तो यानी कि आइडियल लैटिस है। आइडियल लैटिस है मतलब हमारा रेडियस ऑफ कॉपर इक्वल टू A/2√2 जरूर लगेगा, यानी कि हम इसको 362 डाल देंगे एज लेंथ की वैल्यू, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे रेडियस ऑफ कॉपर, जो कि हमारा 128 पिकोमीटर आ जाएगा अराउंड। अच्छा, अब कॉपर हमारा FCC लैटिस में है। FCC लैटिस में है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, एक है कि टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है, दूसरा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर हम आइडियल लैटिस की बात करें, क्योंकि विदाउट डिस्टर्बिंग कह रहा है तो आइडियल लैटिस ही मानना है, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ लैटिस, और लैटिस कौन बना रहा है, कॉपर बना रहा है, ठीक है। और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ कॉपर। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से लार्जेस्ट एटम कौन सा होगा। लार्जेस्ट एटम तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही होगा, क्योंकि ये बड़ा है 0.225 से 0.414 बड़ा है, तो लार्जेस्ट हमारा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही फिट होगा। तो वी विल सॉल्व फॉर octahedral void. So for largest atom radius of octahedral void equal to 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ कॉपर, जो कि हमारी दी हुई है कितनी 128 पिकोमीटर, और इसे सॉल्व करके तुम्हारा कितना आएगा 52.99, यानी कि रफली 53 पिकोमीटर आ जाएगा रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तुम्हें एटम फिट करना है, तो कितने साइज का तुम कितने रेडियस का एटम फिट कर पाओगे, वो है 53 पिकोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा तुम्हारा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, बस आइडियल लैटिस है तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे ये बस तुम्हें ध्यान होना चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चन सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि FCC यूनिट सेल में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम्स।
करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो एफसीसी में क्या होता है, क्या कॉर्नर कॉर्नर आपस में टच कर रहे होते हैं? नहीं, कॉर्नर कॉर्नर नहीं टच कर रहे होते हैं। तो कौन टच कर रहे होते हैं आपस में? आपके एक फेस वाले जो फेस सेंटर है वो कॉर्नर्स, वो सभी कॉर्नर को उस फेस के टच कर रहे होते हैं, यानी कि जो फेस सेंटर है वो उस फेस के सभी कॉर्नर को टच कर रहा होगा। जैसे कि ये वाला फेस सेंटर है तो इस कॉर्नर इस कॉर्नर इस कॉर्नर ये बनाया नहीं, इस कॉर्नर को भी टच करेगा, सभी कॉर्नर को टच करेगा। हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम। तो हम पहले तो ये बता दें कि फ्रैक्शन दैट इज कवर्ड बाय एटम, फ्रैक्शन कवर्ड कितना है, फ्रैक्शन कवर्ड कितना होगा? देखो कवर्ड कितना है, देखो ये एटम है, एज तो ये है पूरी ए, अच्छा कवर्ड कितना है? इतना कवर्ड है। अगर एज ही तो बताना है खाली, और इतना कवर्ड है तो यानी कि ये रेडियस यानी कि 2r कवर्ड है, और टोटल एज है कितनी ए, तो 2r अपॉन ए फ्रैक्शन हमारा क्या है? कवर्ड है। ठीक है, 2r अपॉन ए फ्रैक्शन हमारा कवर्ड है। अब हमें पता है कि रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? a/2√2 या a को 2√2r, कुछ भी लिख लो। सपोज a को मैं 2√2r लिख देता हूँ, तो यहाँ से आप सॉल्व करके 1/√2 यानी कि 0.707 आ जाएगा। कई बार आपसे पूछ सकता है कि परसेंटेज ऑफ एज कवर्ड बाय एटम्स एफसीसी यूनिट सेल में, वो पहला ऑप्शन पता है क्या देगा? 74% देगा, दूसरा ऑप्शन देगा 70.7% या 71%। ठीक है, और बच्चे को क्या लगता है कि 74% एफसीसी मतलब 74% वो पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान में होता है, और वो पहला ऑप्शन टिक कर देगा। लेकिन अगर आप इसको परसेंट में चेंज करोगे तो क्या रफली 70.7 यानी कि 71% अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाता है, एग्जामिनर घुमा देता है। तो अब खैर अलग बात है, हमें तो निकालना है फ्रैक्शन नॉट कवर्ड, फ्रैक्शन नॉट कवर्ड। तो हम क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देंगे सिंपली 1/√2 को, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.293 आ जाएगा। ठीक है, 0.293 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया। बताना था कितने फ्रैक्शन ऑफ एज कवर्ड इट इज विच इज नॉट कवर्ड बाय एटम, तो हमने कवर्ड फ्रैक्शन निकाल लिया 2r/a। सिंपल, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, लेकिन कॉर्नर फेस सेंटर वाले को जरूर टच करेगा, तो उससे हमने निकाल के सिंपली निकाल लिया फ्रैक्शन कवर्ड, और 1 में से माइनस करके फ्रैक्शन नॉट कवर्ड निकाल लिया। परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट करने लायक है। ये क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड एफसीसी टाइप क्रिस्टल रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रिस्टल। तो इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो सोडियम हमसे कह रहा है बीसीसी में है, तो बीसीसी में हमसे बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यानी कि रैंक का वैल्यू पूछ रहा है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकलेंगे इसमें? आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस हमारे बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, और एक बॉडी सेंटर और उसका कंट्रीब्यूशन 1, क्योंकि इट इज अनशेयर्ड या इट इज शेयर्ड ओनली विद 1 यूनिट सेल, और किसी यूनिट सेल में नहीं होता है, कंप्लीटली एक यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो इसका Z2 आ गया। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम एफसीसी है, एफसीसी लैटिस अगर बना रहा है तो Z आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ईच फेस 2 यूनिट सेल का पार्ट है तो ईच का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल तुम्हारा Z कितना आ गया? 4 आ गया। तो सोडियम के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2, मैग्नीशियम के लिए 4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, फिर से बेसिक क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडी NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, तो हमें पहली बात तो टोटल NaCl यूनिट्स पता होने चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टोटल NaCl की यूनिट्स 1 ग्राम, तो मोल्स में बदलो। मोल्स में कैसे? NaCl का मोलर मास हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, सोडियम का डालोगे 23 और
क्लोरीन का 35.5। तो इतने मोल्स हो गए NaCl के। इंटू एवोगैड्रो कर दोगे तो क्या NaCl की यूनिट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब हमें पता है कि 4 NaCl की यूनिट बना के मिला के एक यूनिट सेल बनती है, क्योंकि Z जब आप निकालोगे सोडियम के लिए और Cl- के लिए तो दोनों के लिए ही 4 आएगा, यानी कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl की यूनिट्स होती हैं, यानी कि 4 NaCl की यूनिट्स मिलकर एक यूनिट सेल बनाती हैं। तो इतनी यूनिट्स मिलकर कितनी बनाएंगे, यानी कि 1/58.5, या फिर आप सिंपली बोल दो इसे एवोगैड्रो अपॉन 58.5 NaCl यूनिट्स मिलके कितनी यूनिट सेल बनाएंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/4 इंटू एवोगैड्रो की वैल्यू, अब देखो ऑप्शन दूर दूर है तो आप क्या 6 इंटू 10⁻23 डाल दो और डिवाइडेड बाय क्या डाल दो 58.5। अब देखो 10 की पावर सबके लिए कॉमन है, तो 10 की पावर एक बार 21 कर दो और फिर आप सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करो, और आपका यार 10 की पावर की परवाह ही मत करो, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करो, रफली 2.56 आएगा। इंटू 10 की पावर 21 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शन में ही वही है। तो 2.56 इंटू 10 की पावर 21 यूनिट सेल्स, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है लगभग। ठीक, 2.57 क्यों दिया हुआ है और 2.56 हमारा क्यों आया, क्योंकि मैंने वैल्यू 6 रखी है, असल में 6 से थोड़ी ज़्यादा होती है ना, 6.022 6.023, तो ये थोड़ा सा 2.56 से ज़्यादा आएगा, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक, तो यूनिट सेल कितनी है, हमने NaCl की यूनिट निकाली, 4 NaCl की यूनिट एक यूनिट सेल, तो इतनी NaCl की यूनिट कितने यूनिट सेल बनाएगी, सिंपल। अगला करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉलिड ए बी है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, ए एटम कॉर्नर पे है, इफ ऑल फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड देन द रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करूं कि ए आपके क्या है, ए आपका FCC बना रहा है, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और बी आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। ठीक, तो ए के लिए आपका जेड कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर पे हैं और आपके रिमूव क्या कहाँ करें हैं, खाली फेस सेंटर वाले करें हैं एक्सिस के अलावा, तो कॉर्नर वाले तो एज इट इज रहेंगे, तो 8 कॉर्नर का मतलब, और ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये तो एज इट इज। अब इसमें आपका थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है कि कितने आपके एटम बचेंगे, मल्टीप्लाई तो कंट्रीब्यूशन तो हाफ ही होगा, क्योंकि ईच फेस 2 यूनिट सेल का पार्ट है, ये कितना आएगा ये बात देखने की है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एच सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, तो एच सेंटर से तो कोई रिमूव ही नहीं करा, तो 12 एच, तो 12 एच सेंटर और ईच का कंट्रीब्यूशन 1/4, क्योंकि 4 यूनिट सेल में कॉमन है, प्लस एक बॉडी सेंटर वाला, और बॉडी सेंटर वाला एक ही यूनिट सेल में कॉमन है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हमारा कितना 4 ही रहेगा। ठीक है, बी तो हमारा z की वैल्यू 4 ही आएगी, ए के लिए z की वैल्यू क्या है ये बात हमें देखनी है, खाली फेस सेंटर वाले रिमूव करने हैं। ठीक है, तो सभी फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, इस फेस सेंटर पे, इस फेस सेंटर पे, इस फेस सेंटर पे, यानी कि हमारे कमरे के सभी 6 के 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं जो हमारा फ्रंट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, अगर मैं उसको ओरिजिन ले लूँ, तो जो आपके कमरे के सामने वाली दीवार है, मेरी तरफ नहीं, अपने कमरे में देखो, तो आपके कमरे के सामने वाली दीवार है, और जो ज़मीन है उसके एक कॉमन एज है,
अगर तो क्या वो एक्स एक्सिस हो जाएगी? अगर मैं ओरिजिन फ्रंट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मानूं तो आपकी क्या है, एक्स एक्सिस हो जाएगी, जो आपके सामने वाली दीवार और जो आपका फ्लोर है उसके लिए कॉमन एज है। हाँ, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी कितनी फेसेस कॉमन है? आपकी एक सामने वाली फेस और एक आपका फ्लोर, तो दो फेसेस कॉमन है। तो इसके अलोंग दो फेस सेंटर्ड एटम रिमूव हो जाएंगे। फेस कॉमन है तो दो फेस सेंटर वाले भी तो आएंगे, तो दो फेस सेंटर इसके अलोंग, दो फेस है तो दो फेस सेंटर एटम रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो भी दो फेस सेंटर्ड एटम आएंगे, आप फिगर से देख सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी दो फेस सेंटर्ड एटम आएंगे और वाई एक्सिस के अलोंग भी दो फेस सेंटर्ड एटम आएंगे, जेड एक्सिस के अलोंग भी दो फेस सेंटर्ड एटम आएंगे। मैंने ओरिजिन माना फ्रंट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, और जो आपके सामने वाली जो जमीन पे जा रही है लाइन वो आपकी है जो गई एक्स एक्सिस। तो आपका जो फ्रंट वाले फेस है और जो आपका फ्लोर है वो कॉमन है, तो दोनों के फेस सेंटर एटम रिमूव हो गए। तो 6 में से अब कितने बचे? 6 फेस सेंटर थे, 2 रिमूव कर दिए गए तो बचे 4। तो अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो नया फॉर्मूला आपका कितना आ जाएगा? A3B4, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आप सोचोगे, अपने कमरे में विजुअलाइजेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हमसे एचसीपी स्ट्रक्चर में। तो वैसे तो हमें याद ही होता है कि 12 होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि 12 कैसे होता है। ठीक, अब देखो अब ये ब्लू वाली लेयर एक नीचे भी है, ऐसा समझो। ठीक है, ये ऊपर है और एक इसके नीचे भी है, मतलब एक ये हेक्सागन वाली लेयर है और इसके नीचे भी, पीछे भी एक ब्लू वाली लेयर है। 3D में है, थोड़ा इमेजिन करो। ठीक, तो पहले ये ऑरेंज वाली देखो। तो ऑरेंज वाला अगर ये एटम है तो क्या अपनी लेयर में 6 अदर एटम को टच कर रहा है? बिल्कुल टच कर रहा है, 6 अदर एटम को टच कर रहा है। और क्या इसके ऊपर वाली 3 ब्लू एटम को टच कर रहा है? ऊपर वाली लेयर के 3 ब्लू एटम को टच करेगा। इसी तरीके से ये वाला जो बीच वाला ऑरेंज एटम है, ये इसके नीचे वाली एज इट इज जो ब्लू लेयर होगी उसके भी 3 एटम को टच करेगा। करेगा अपनी लेयर में 6 एटम को, ऊपर वाली ब्लू लेयर के 3 एटम को, नीचे वाली ब्लू लेयर के 3 एटम को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी स्ट्रक्चर में कितना हो गया? 12 हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक सब्सटेंस है ए एक्स बी वाई क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी लैटिस में। ए कॉर्नर पे है, एटम बी सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि बेसिकली फेस सेंटर पे है। तो आपको करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बताना है। तो अगर मैं बताऊं ए का जेड कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे है तो आठों कॉर्नर पे है, मतलब 8 कॉर्नर, ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो जेड 1 आ गया। बी सभी फेस सेंटर पे है तो जेड 6 फेस सेंटर हो गए हमारे, और ईच फेस दो फेसेस में, ईच फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन है तो कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करोगे हाफ से आएगा 3। ईच 6 फेस सेंटर थे एक यूनिट सेल में, ईच फेस सेंटर 2 यूनिट सेल में कॉमन है तो हाफ से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? AB3 फॉर्मूला आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि KCl इज मोर लाइकली टू शो शॉटकी डिफेक्ट वाइल लिथियम आयोडाइड इज मोर लाइकली टू शो फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि शॉटकी डिफेक्ट जनरली कौन शो करता है? जिनके कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस के होते हैं, और बेसिकली आपको इनके एग्जांपल्स तो आपको याद ही रखने होते हैं कि कौन शॉटकी डिफेक्ट शो कर रहा है और कौन फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट NaCl, KCl, CSCl, AgBr ये सब शो करते हैं, वाइल फ्रेंकल डिफेक्ट आपके ZnS, AgCl, AgBr, AgI, लिथियम आयोडाइड ये सब शो करते हैं। तो ये तो आपको पहला पार्ट तो आपको याद करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, आपको NCERT से ये सब याद करने पड़ेंगे। अब दूसरा क्या है? शॉटकी डिफेक्ट इज मोर लाइकली इन आयनिक सॉलिड इन विच कैटायन एंड एनायन ऑफ
are of comparable size, while Frankel defect is more likely in which cation and anion have large difference in their ionic size. बिल्कुल ठीक बात है, रीजन भी ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारा कैटायन और एनायन सिमिलर साइज का होता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरस्टिशियल साइड पे नहीं जाके बैठता है. दोनों कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में बाहर हो जाते हैं क्रिस्टल से, यानी कि बेसिकली पेयर मिसिंग हो जाता है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और नंबर ऑफ मिसिंग एनायन हमेशा बराबर रहते हैं. तो उन दोनों का जितना कंपेरेबल साइज रहे उतने वो बेटर है. और फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए कैटायन और एनायन में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, जिससे कैटायन छोटा होगा तो डिसलोकेट होके हमारे इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाएगा. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है बेसिकली. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारा स्टेटमेंट टू भी ठीक है. तो स्टेटमेंट वन भी ठीक है, टू भी ठीक है, और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वन ऑल्सो. क्योंकि केसीएल शॉर्ट की डिफेक्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसके कैटायन और एनायन सिमिलर साइज के हैं. लिथियम आयोडाइड फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि कैटायन और एनायन में लार्ज डिफरेंस है आयनिक साइज में. तो रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं सेक्शन रीजन. तो इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. बिल्कुल ठीक बात है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन पे किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एंट्रोपी और डिफेक्ट्स दोनों की वैल्यू जीरो होती है. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पहले एंट्रोपी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे फिर फर्दर डिफेक्ट्स भी बढ़ने लगते हैं. तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स इज एंडोथर्मिक. ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे वैसे वैसे डिफेक्ट्स बढ़ेंगे तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड इज एंडोथर्मिक. ठीक है, इन सॉलिड ये इज होगा. ठीक है, इन सॉलिड इज एंडोथर्मिक. ठीक है, एंड हैज डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो. मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती है और वैसे वैसे ही हमारे डिफेक्ट्स बढ़ते हैं. तो डेल्टा इज तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होगा और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड इज एंडोथर्मिक. ये भी बात ठीक है. तो स्टेटमेंट वन भी ठीक है, स्टेटमेंट टू भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो फिर से आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे पॉइंट डिफेक्ट बढ़ा. ये बात ठीक है, लेकिन क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पे फेवरेबल हुआ वो प्रोसेस. और डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे एंट्रोपी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फर्दर डिफेक्ट्स बढ़ रहे हैं. तो डेल्टा इज भी ग्रेटर देन जीरो है, तो रीजन भी हमारा ठीक है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन. अगला करते हैं, क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट लैटिस पॉइंट इन बीसीसी इज ग्रेटर देन द सेम इन एफसीसी हैविंग सेम एज लेंथ. तो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट इन बीसीसी क्या होगा? डिस्टेंस कितनी होगी? तो मैंने नियरेस्ट पॉइंट के बीच में, अगर बीसीसी हम एक ही टाइप का एटम बना रहा है तो नियरेस्ट के बीच में दूरी कितनी होगी? 2r होगी. ठीक है, क्योंकि जब नियरेस्ट डिस्टेंस है इसका मतलब वो दोनों टच कर रहे हैं, और दोनों अगर एटम सेम साइज के हैं तो दोनों के रेडियस का सम क्या हो जाएगा? उनके बीच की दूरी हो जाएगी, और उनके बीच की दूरी हो जाएगी और दोनों का रेडियस सेम है, तो यानी कि r प्लस आर 2r हो जाएगा. तो अगर मैं बात करूँ नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी, तो बीसीसी में बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बीसीसी. ठीक है, और एफसीसी में बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एफसीसी. अब दोनों की एज लेंथ सेम बोली है, तो पहली बात हमें तो रिलेशन पता होना चाहिए दोनों की रेडियस बीसीसी और एफसीसी और दोनों की एज लेंथ में. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये ट्वाइस रेडियस ऑफ बीसीसी को हम क्या लिख सकते हैं? √3a/4, अगर एज लेंथ हम ए माने. ठीक है, और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? a/2√2. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? √3a/2. ये देखो, ये बात चल रही है बीसीसी के लिए और ये बात चल रही है एफसीसी के लिए, और ये आ जाएगा हमारा a/√2. ठीक है, अब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका ये कितना आएगा? आपका ये आएगा 0.866, और आप a/√2 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा लगभग 0.707. ठीक है, ये आएगा. तो ऑब्वियसली कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट लैटिस पॉइंट इन बीसीसी इज ग्रेटर देन सेम इन एफसीसी हैविंग
सेम एज लेंथ, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एफसीसी हैज करेक्ट ग्रेटर पैकिंग एफिशिएंसी देन बीसीसी, ये बात तो ठीक है, ठीक है कि एफसीसी में हैज ग्रेटर पैकिंग एफिशिएंसी देन बीसीसी, ये बात तो एकदम ठीक है, ठीक है। एफसीसी में 74% होती है, बीसीसी में लगभग 68% होती है, ठीक बात है। अच्छा, अब लेकिन क्या रीज़न है, दो सेकंड क्या फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, देखते हैं कि अच्छा नियरेस्ट पॉइंट लैटिस पॉइंट की दूरी बीसीसी में बड़ी है, इसका मतलब कि बीसीसी में नियरेस्ट लैटिस पॉइंट की दूरी ज़्यादा है, इसका मतलब पैकिंग कमज़ोर है, पैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। पैकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा लैटिस पॉइंट पास पास होंगे, यानी कि लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी पैकिंग कम है। और एफसीसी में नियरेस्ट लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी कम क्यों है? क्योंकि उसकी पैकिंग ज़्यादा है, क्योंकि पैकिंग ज़्यादा होगी तो उतने ज़्यादा पास पास एटम होंगे। तो हाँ, क्या है, रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या फिर से आंसर हमारा ये हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो हमारा अगेन आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब करते हैं मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप। ये क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में, हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा है ईच टाइप ऑफ आयन इन CSCl इज 8, ठीक है। बात 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, CS प्लस का भी 8 होता है और Cl माइनस का भी 8 होता है, आज ही बताऊँ, दोबारा नहीं बता रहा हूँ, 2 बार बता दिया आज। A metal that crystallizes in BCC structure has coordination number 12, नहीं BCC में तो coordination नंबर 8 होता है, 12 नहीं होता है। इनफैक्ट CSCl भी तो एक BCC टाइप था, सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है लेकिन BCC टाइप ही तो होता है, BCC टाइप ही तो होता है, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था। इसी तरीके से BCC में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होता है, तो एक बात गलत हो गई। सी स्टेटमेंट की बात करें तो अ यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयंस विद अदर यूनिट सेल, हाँ, जैसे कॉर्नर वाला एटम होता है तो 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है, फेस वाला फेस सेंटर पे एटम होता है तो 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है, एच सेंटर वाला एटम होता है तो 4 यूनिट सेल में कॉमन होता है, तो कुछ आयन शेयर्ड होते हैं, शेयरिंग रूल इसीलिए पढ़ते हैं। डी ऑप्शन की बात करें तो द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन NaCl इज 552 पिकोमीटर इफ रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस इज दिस। तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि Na प्लस और Cl माइनस टच कहाँ करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कहाँ होती है, R प्लस प्लस R माइनस, ये तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। और ये कहाँ पे टच करते हैं, एज लेंथ के अलॉन्ग टच करते हैं, तो एज लेंथ के अलॉन्ग टच करेंगे तो इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी, R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A/2। और ये ऑलवेज वैलिड होती है, A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R प्लस प्लस R माइनस आप बोल दो, ठीक। यहाँ से अगर आप A निकालोगे, रेडियस ऑफ कैटायन को पुट करोगे 95 और रेडियस ऑफ एनायन को पुट करोगे 181 पिकोमीटर, जब सॉल्व करोगे तो आपका 552 पिकोमीटर ही आएगा। तो ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो A, C एंड D आर करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट, ठीक। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर ईच टाइप ऑफ आयन CSCl का 8 है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, यूनिट सेल के कुछ आयन शेयर होते हैं, और NaCl का हमें बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। NaCl में कैटायन और एनायन का जो ऑलवेज लगता है कि एज के अलोंग उन दोनों की कैटायन और एनायन की टचिंग होती है, तो उन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई जो कि A/2 के बराबर निकल के आती है, सिंपल। और ये आंसर हमारा इससे ठीक आ गया, तो ACD करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, एनायंस FCC लैटिस बना रहे हैं और कैटायन ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो एकदम ठीक बात है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में लाइक Na2O में ऑक्साइड आयन FCC लैटिस बनाता है और Na प्लस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। तो ए स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है, ए स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। बी की बात करें, रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन अगर हमें दिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो रेशियो ले लो। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन निकाल लो, कितना है 0.2 अपॉन 0.95,
इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.21, तो रेडियस रेशियो 0.21 है, यानी कि 0.11 और 0.225 के बीच का है, 0.155 और 0.225 के बीच का है, मतलब ट्राइंगुलर वॉइड है। और अगर ट्राइंगुलर वॉइड है यानी कि आपका क्या है, ट्राइंगुलर वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा वॉइड का, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वॉइड का 3। और वॉइड में कौन होता है, छोटा एटम होता है, छोटा एटम इनमें कौन है, कैटायन है, तो यानी कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन दिया कितना है, 4 है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में गलत दिया, स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड देखें क्या कह रहा है कि एक एटम या आयन इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल पोजीशन इज फ्रेंकल डिफेक्ट। हम ये बात है, फ्रेंकल डिफेक्ट में मैंने बताया भी अभी कि कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए, तभी कैटायन छोटा होता है, और छोटा होता है तो किसी भी इंटरस्टिशियल साइड पे माइग्रेट कर जाता है। एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट बेसिकली क्रिएट करता है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो एकदम फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा तो किसी को रिप्लेस करेगा, तो किसी को रिप्लेस करेगा तो हो सकता है जाने वाले स्पीशीज का मोलर मास कम हुआ आने वाले स्पीशीज से, आने वाले या उसको ऐसे बोलूं, आने वाले स्पीशीज का मोलर मास ज़्यादा हुआ जाने वाली स्पीशीज से, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आने वाली स्पीशीज का मोलर मास कम हुआ जाने वाली स्पीशीज से, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी क्या है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा कि डेंसिटी डिपेंड करती है कि इम्प्योरिटी क्या ली गई है। अगर इम्प्योरिटी का मोलर मास ज़्यादा है जाने वाली से, सब जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो, तो हमारी डेंसिटी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो ऑलवेज वैसे भी जहाँ भी आ जाता है वो स्टेटमेंट एक कंट्रोवर्शियल वाला आ जाता है, वो बहुत ही रेयर चांस में कभी भी करेक्ट होता है, ये बात ध्यान भी रखो। ऑलवेज जहाँ भी आता है तो थोड़ा ध्यान से उसको करेक्ट या इनकरेक्ट करना। जनरली ऑलवेज वाले स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही होते हैं, तो इसमें ए और सी आ गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो मैच द कॉलम कुछ करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं मैच द कॉलम का। ठीक है, तो हमें NaCl स्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ चीज़ें निकालनी है। NaCl स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए हमें पता है कि क्या क्या बातें हमें निकालनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 4, नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, कैटायन और एनायन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अगर यहाँ चलो लिखते हैं NaCl स्ट्रक्चर को, ये बात करते हैं हम NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, P वाला, PQRS सबको डिस्कस करते हैं अच्छे से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहा था उसने कि कैटायन का 4 है, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 4 नहीं होता है, 6 होता है। कैटायन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, क्लोराइड आयन हमारे FCC या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर होता है तो वो यानी कि ईच Na+ हमारे ऑक्टाहेड, Na+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो 6 क्लोराइड आयन से घिरा होगा ना, ऑब्वियसली 6 क्लोराइड आयन से घिरा होगा। तो 6 क्लोराइड आयन, स्क्वायर बाय पिरामिडल वॉइड भी बोलते हैं, तो 6 क्लोराइड आयन से घिरा होगा, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ही नहीं सकता। दूसरा बात करें, √3a/4 बराबर होगा R प्लस प्लस R माइनस के लिए, नहीं इसके लिए तो हमें पता है कि H के अलॉन्ग टचिंग होती है, तो हमारा a/2 होता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक, अगर हम बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का सेम होता है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये बात आपकी ठीक है, आर स्टेटमेंट ठीक है। अगर हम एस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आयन कितना होगा, a/√2 होगा, तो क्या ये बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि Cl- आपका एनायन है होगा, Cl- कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो सबसे नियरेस्ट दूरी क्या होगी कि एक कॉर्नर से जिस फेस सेंटर जिस फेस का वो पार्ट है, कोई भी फेस एक ऐसा ले लो जिसमें
उसका कॉर्नर ले लो और वो फेस सेंटर ले लो, तो उन दोनों के बीच की दूरी ही नियरेस्ट होगी जो कि a/√2 होगी। वो फेस डायगोनल की आधी होगी यानी कि √2a की आधी होगी यानी कि a/√2 होगी। वही तो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी दो एनाइन के बीच में। कोई भी एक फेस लो, एक कॉर्नर देखो और एक फेस सेंटर देखो, दोनों पे Cl माइनस प्रेजेंट है, दोनों के बीच की दूरी निकालो जो कि a/√2 आएगी, यानी कि ये बात भी ठीक है। तो a के लिए r और s ठीक है, इसके अलावा सारा इनकरेक्ट है। ठीक है, बी के लिए देखते हैं। बी हमारा क्या है, ZnS क्रिस्टल है। ZnS के लिए हमें P Q R S, तो P पॉइंट क्या था कि कोऑर्डिनेशन नंबर सबका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का कितना है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का तो इसमें 4 होता ही है। ठीक है, कि Zn2+ हमारे किस में होते हैं, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो 4 सल्फाइड आयन से घिरे होंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 4 एटम से तो घिरा ही होगा, 4 एटम से घिरा होगा, तभी तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड नाम है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक, अगला क्या है कि √3a/4 इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बात पहले भी हुई है कि ZnS में Zn2+ और सल्फाइड आयन की जो टचिंग होती है, क्योंकि Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है जो कि अलोंग द बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर पे जो सल्फाइड आयन होगा और जो टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ होगा, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी होती है 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल, यानी कि √3a/4, जो कि बराबर किसके होगा, दोनों के बीच की दूरी के। अगर दोनों टच कर रहे हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, उन दोनों के रेडियस का सम होगा, जो कि एकदम ठीक बात है। अगर हम आर स्टेटमेंट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का सेम है, ये बात भी सेम है। ठीक है, कैटायन का तो हमने निकाल ही लिया कि 4, एनायन का भी आपका 4 ही होगा। एनायन का भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे इसमें तो 4 ही आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे कैटायन का निकालो चाहे एनायन का निकालो, आपका ZnS क्रिस्टल में आपका 4 ही आएगा। इसके अलावा अगर मैं एस स्टेटमेंट की बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आयन, अगेन वही सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन FCC लैटिस में प्रेजेंट है, तो कॉर्नर और फेस सेंटर, आप एक फेस पे कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की दूरी देख लो, तो वही नियरेस्ट डिस्टेंस होगी एनायन के बीच में, दो एनायन के बीच में, तो a/√2 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड माने CF2। ठीक है, इसके लिए हमें 4 पॉइंट देखने हैं, PQRS। तो P क्या है हमारे लिए कि P है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 4 है। अच्छा, अब फ्लोराइड स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो FCC लैटिस में प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोराइड आयन होता है वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम 2+ का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। कैल्शियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 हो जाएगा, फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कैटायन का 4 बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्लोराइड आयन तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो 4 उससे घिरा होगा एटम से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जाएगा। कैल्शियम आयन की बात करें तो एक यूनिट सेल में एक फ्लोराइड आयन पे घिरा होगा, क्योंकि FCC अगर लैटिस बना रहा है, तो अगर मैं कॉर्नर वाले कैल्शियम आयन की बात करूं तो एक कॉर्नर एक टेट्राहेड्रल वॉइड को तो टच कर रहा होगा एक यूनिट सेल में, और ऐसे एक कॉर्नर ये कितने यूनिट सेल में कॉमन है, 8 यूनिट सेल में कॉमन है, तो सभी 8 यूनिट सेल में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड को टच कर रहा होगा, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और फ्लोराइड का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये तो गलत बात है, एनायन का 4 है इस केस में। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि √3a/4 इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आयन हमारे कहाँ है, FCC यानी कि कॉर्नर और फेस सेंटर, तो कॉर्नर वाला ले लो, और आप जो फ्लोराइड आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड वाला ले लो, तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग
आपकी कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितनी होगी, √3a/4 होगी, और उसके अलोंग टचिंग भी होगी, तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन उनके बीच की दूरी हो जाएगी, यानी कि √3a/4 ये तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी हो गई, और टचिंग हो रही है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। ठीक, अगर आर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम है, पहले ही गलत हो गया क्योंकि कैटायन का तो 8 आया था और एनायन का 4 आया था। कैल्शियम का इसमें कितना था, 8 था और एनायन का 4 था, मैंने अभी बताया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कहना है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आयन इज a/√2, ये भी गलत है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आयन a/√2 इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि फ्लोराइड आयन तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को आप जब ज्वाइन करते हो तो एक a/2 का क्यूब बन जाता है। तो एनायन के बीच की दूरी आप कैसे निकाल लोगे, अगर a/2 का एक क्यूब बन गया है तो आप एनायन के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक, ये आपका फ्लोराइड आयन मान लो सभी कॉर्नर पे। अब एनायन के बीच की दूरी कैसी आ जाएगी, a/2 की डिस्टेंस है, a/2 एज लेंथ है क्यूब की, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड ज्वाइन करके ये एक a/2 का क्यूब बन जाता है, तो a/2 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं a/2 को b मान लूँ, a/2 को b मान लूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे एनायंस के बीच में, एक b हो जाएगी, एक √2b हो जाएगी, एक √3b हो जाएगी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, b, यानी कि a/2 हो जाएगी। तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, ना कि a/√2। तो खाली इसमें q ठीक है। ठीक, तो इस तरीके के मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन स्पेशली जेई एडवांस के लिए थे, और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो हमने सब टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर लिए। सिंगल करेक्ट हमने नीट मेंस लेवल से शुरुआत करते हुए एकदम अच्छे क्वेश्चन के लेवल पे गए, और हमने सब तरीके के क्वेश्चंस को देख लिया। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन भी कवर होता है। चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आगे।